हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हमारी यूनिट चल रही थी ऑर्गेनाइजिंग, जो सेकंड फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ही ये आपका चैप्टर आता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ही हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में हमने पढ़ा था 4 स्टेप्स होते थे हमारे, जिसके अंदर हम क्या करते थे, पहले डिवाइड करते थे वर्क को, उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते थे, मतलब सेम एक्टिविटीज़ को एक ही जगह एक ही डिपार्टमेंट में डाल देते थे। उसके बाद पोस्ट असाइन करते थे और फिर रिपोर्टिंग रिलेशंस बनाते थे। तो इस स्टेप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम उनको जो भी जिस पर्सन भी पोस्ट पर है उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, कुछ अथॉरिटी दे रहे हैं। आगे हम देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन का मतलब होता है सौंपना या फिर देना, और अथॉरिटी हमको पता है पावर टू टेक डिसीजन, जब हम किसी को पावर दे देते हैं डिसीजन लेने की। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो। अब अथॉरिटी ऐसे ही किसी को भी तो नहीं दे देंगे। जब हम किसी को हमने एक प्रिंसिपल भी किया था मैनेजमेंट का, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तब उसके साथ आप किसी को उसको अथॉरिटी भी देते हो। तो यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले हम उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, फिर हम उसको अथॉरिटी देंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो मीनिंग देखते हैं। इट मीन्स ग्रांटिंग अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब है, आपने किसी को अथॉरिटी दी और जितनी अथॉरिटी दी है, जितनी पावर दी है, वो आपकी लिमिट सेट हो गई। आप उसके बाहर कोई डिसीज़न नहीं ले सकते। जितना आपको दिए है, जितनी अथॉरिटी गिवन है, जितनी पावर गिवन है, आपको उसी के अंदर रहकर ही डिसीजंस लेने पड़ेंगे। द मैनेजर हु डेलीगेट्स अथॉरिटी होल्ड हिज सबऑर्डिनेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड टास्क। आप क्या इसके अंदर क्या कह रहे हैं, जिस मैनेजर ने अथॉरिटी डेलीगेट की है, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, देन हम उसको अथॉरिटी दे रहे हैं। अब रिस्पॉन्सिबल भी कौन होगा, काम कंप्लीट होने या ना होने के लिए, वही मैनेजर। यही हम आगे देखते हैं, इसको अच्छे से देखते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अ प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। ये क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक प्रोसेस है जहाँ पर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो और साथ में अथॉरिटी देते हो, एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन दोज एम्प्लॉयज़ हु आर एंट्रस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। और अब उस पर्सन को, जैसे हमने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कोई काम करने के लिए, साथ में जो भी रिक्वायर्ड अथॉरिटी थी, जो भी पावर देनी चाहिए थी, हमने साथ में वो भी दे दी। अब उसका पर्सन का क्या फ़र्ज़ बनता है कि वो काम को टाइम पर कंप्लीट कर दे। अब अगर वो टाइम पर काम को कंप्लीट करता है या नहीं करता, तो वो उस चीज़ के लिए क्या हो जाएगा, अकाउंटेबल हो जाएगा जिसने उसको काम दिया था। जैसे आपको प्रॉपर टाइम दिया गया है और आपको प्रॉपर अथॉरिटी दी गई है, तो आपको लास्ट में आपसे जवाब तो मांगा जाएगा ना कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, या फिर हुआ तो कैसे हुआ। तो जो वो जवाबदारी होती है वही होती है अकाउंटेबिलिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हमने पढ़ी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आगे इनको अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस या फिर एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के वही 3 हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं। नंबर 1, आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो। अब किसी को कोई काम करने के लिए दिया है तो साथ में आपको उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। सेकंड क्या आ गया, ग्रांटिंग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपने उसको अथॉरिटी भी दे दी। एंड लास्ट क्या है, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। अब वो काम अगर टाइम पर कंप्लीट नहीं करता तो उसके लिए जवाबदारी भी उसको देनी पड़ेगी कि टाइम पर काम क्यों नहीं कंप्लीट हुआ। जैसे अगर आपको होमवर्क दिया जाता है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, आपको प्रॉपर टाइम दिया गया, अथॉरिटी दी गई कि आप कर सकते हो अपना काम जैसे भी चाहो। लेकिन फिर भी अगर आपका काम टाइम पर कंप्लीट नहीं होता तो अगले दिन आपसे जवाब मांगा जाता है ना कि आपका काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। तो जो अगले दिन आपसे जवाब मांग रहे हैं वो है अकाउंटेबिलिटी। तो ये 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन ग्रांटिंग अथॉरिटी एंड देन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। नंबर 1 है, डिटेल में करते हैं इन तीनों जो एलिमेंट्स हैं उनको।
नंबर 1 है रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप किसी को दे रहे हो तो ये उसका फ़र्ज़ बनता है कि जो भी उसको काम दिया गया है वो टाइम में कंप्लीट कर दे. टाइम जितना टाइम दिया गया है उतने टाइम में कंप्लीट कर दे. When a superior issues order, it becomes the responsibility of the subordinate to carry it out. जब भी कोई superior subordinate को responsibility देता है तो जो subordinate है उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो टाइम पर काम को कंप्लीट कर दे. तो ये हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन कम्स अथॉरिटी. सेकेंड स्टेप है इट मीन्स पावर टू टेक डिसीजन. टू कैरी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी एम्प्लॉय नीड टू हैव सम अथॉरिटी. अब जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको कुछ पावर भी देनी चाहिए ताकि वो अपना काम टाइम पर कंप्लीट कर सके. तो फर्स्ट स्टेप में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, देन ग्रांट की अथॉरिटी. नेक्स्ट स्टेप है अकाउंटेबिलिटी. व्हेन अ सुपीरियर असाइंस सम वर्क टू अ सबऑर्डिनेट ही इज आंसरेबल टू हिज सुपीरियर फॉर इट्स सक्सेस और फेलियर. जब सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को कुछ काम दिया है तो जो सबऑर्डिनेट है वो आंसर करेगा सुपीरियर को कि उसका काम टाइम पर कंप्लीट क्यों नहीं हुआ और अगर सक्सेस हुई है तो वो कैसे हुई है. तो दोनों केसेस के अंदर सक्सेस है चाहे फेलियर है उसकी जवाबदारी तो बनती ही है. नेक्स्ट है, अब हमने कहा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. हम किसी को काम भी दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हैं, साथ के साथ हम उसको अथॉरिटी भी दे रहे हैं, मतलब डेलीगेट कर रहे हैं अथॉरिटी. हमारे चैप्टर का नाम ही है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अब ये क्या कहते हैं, कैन अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेटेड. आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी दे दी, क्या आप अकाउंटेबिलिटी को भी किसी और को सौंप सकते हो? तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या है, नो. आप अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते. अब इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे इसके अंदर एग्जांपल दिया है, कोई सीईओ था, किसी कंपनी का सीईओ है, उसने अपने मार्केटिंग मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि उसको सेल करनी है 100 यूनिट्स पर डे. ठीक है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और अथॉरिटी भी दे दी कि जैसे वो चाहे वो काम कर सकता है, लेकिन उसको क्या करना है, काम 100 यूनिट्स तो पर डे सेल करनी ही करनी है. अब उसने क्या किया, मार्केटिंग मैनेजर ने अपने किसी सबऑर्डिनेट को बुलाया और उसको काम सौंप दिया कि आपने क्या करना है, 100 यूनिट्स पर डे सेल करनी है. अब इन केस अगर 100 यूनिट्स पर डे सेल नहीं हुई तो सीईओ को जवाब कौन देगा, मार्केटिंग मैनेजर या फिर जो मार्केटिंग मैनेजर का सबऑर्डिनेट है वो. जवाब कौन देगा, ऑब्वियसली मार्केटिंग मैनेजर, क्योंकि सीईओ ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी थी वो किसको दी थी, मार्केटिंग मैनेजर को दी थी. तो ये काम मार्केटिंग मैनेजर का था कि वो कैसे भी करके अपने टास्क को कंप्लीट करे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करे, 100 यूनिट्स पर डे सेल करे. अब उसने चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसी और को दे दी और अथॉरिटी भी किसी और को दे दी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी हम वहाँ पर ऐसे नहीं कहेंगे, मार्केटिंग मैनेजर ये नहीं कहेगा सीईओ को कि मैंने तो इसको काम दे दिया था, इससे पूछ लो आप. ऐसा नहीं होता. सीईओ को तो कौन जवाब देगा, मार्केटिंग मैनेजर ही देगा. तो हम डेलीगेट कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेट कर सकते हैं अथॉरिटी, बट अकाउंटेबिलिटी को आप कभी भी डेलीगेट नहीं कर सकते. जैसे बोला है, दस अकाउंटेबिलिटी the marketing manager will be answerable for the work performance of his subordinate. Thus accountability is always of the person who delegates authority. तो मार्केटिंग मैनेजर जवाब देगा जो उसके सबऑर्डिनेट्स काम नहीं कर पाए, उसका क्या रीज़न रहा क्या नहीं रहा, लेकिन सीईओ के सामने जवाब किसको देना पड़ेगा, मार्केटिंग मैनेजर को, उसी की अकाउंटेबिलिटी रहेगी. तो ये था, अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते हम. नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. क्या क्या फ़ायदे होते हैं एडवांटेजेस क्या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के. नंबर 1, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट. आप मैनेज इजीली कर सकते हो. जब आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, उनको साथ में अथॉरिटी देते हो, तो वो क्या बनते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनते हैं. जब हर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह काम करेगा, सारे काम टाइम पर कंप्लीट होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है मैनेजमेंट तो ईजी हो ही जानी है, कंपनी को मैनेज करना तो बहुत ईजी हो जाएगा. नेक्स्ट है एम्प्लॉय डेवलपमेंट. जब हम किसी पर्सन को कोई काम देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, तो वो उससे कामों को सीखता है और उससे क्या होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है. तो ये नेक्स्ट स्टेप है कि एम्प्लॉय डेवलपमेंट, आपको एडवांटेज मिलता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से.
नेक्स्ट है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जब आप किसी एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दे रहे हो तो वो मोटिवेटेड फील करेगा, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझेगा अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का, और काम बहुत ही मोटिवेट होकर अच्छे तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, टाइम पर काम को कंप्लीट करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो भी कर सकते हो। अगर कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो वो इजीली कर सकते हो। रिडक्शन इन एग्जीक्यूटिव्स वर्कलोड, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है उनका वर्कलोड कम हो जाएगा। एक तो है कि सारा का सारा काम टॉप मैनेजमेंट ही करती रहे। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को काम दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ अपना काम करेंगे, उससे वो सीखेंगे भी, रिस्पॉन्सिबल भी बनेंगे और मोटिवेटेड भी होंगे। तो टॉप मैनेजमेंट का भी काम कम हो गया क्योंकि एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, और उसी दूसरी तरफ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं। नेक्स्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहता है, दोनों एक दूसरे को इम्पोर्टेंट समझते हैं, क्योंकि आप उनको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो वो भी एक मोटिवेटेड भी फील करते हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंट पार्ट भी फील करते हैं, तो वो आपके साथ मिलकर आप काम भी करना चाहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये है एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन भी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, अथॉरिटी देना। दोनों के जो मीनिंग है वो सेम ही है, पर डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन अप टू लोअर लेवल्स। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब है, आप अथॉरिटी को डिस्पर्स कर रहे हो, मतलब अथॉरिटी को बांट रहे हो लोगों में लोअर लेवल तक भी, यानी कि अब जो आप पावर बांट रहे हो वो सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सारे एम्प्लॉयज़ के लिए सेम है। दोनों में मेन डिफरेंस क्या रहता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो होता है वो स्मॉल लेवल पर होता है, मतलब एक पर्सन को काम दिया तो उसी को आपने अथॉरिटी भी दे दी। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो बिग लेवल पर होता है, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, कि अगर कोई अथॉरिटी हम दे रहे हैं तो वो सारों के लिए सेम है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक को आपने कोई अलग से अथॉरिटी दे रखी है, नहीं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सारों के लिए सेम अथॉरिटी है, सेम रूल है। It implies reservation of some authority with the top level management and transferring rest of the authority to lower level of organization. इसके अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न उनको तो अपने पास रखती है, और जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस या इंपॉर्टेंट काम भी कह सकते हैं तो वो तो अपने पास रखती है, और जो बाकी के काम हैं उसको क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है लोअर लेवल्स के अंदर। जो भी मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, उन एम्प्लॉयज़ के अंदर सारों को सेम अथॉरिटी दे दी जाती है। दिस एम्पावर्स लोअर लेवल टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय देम विदाउट हैविंग टू गो टू द अपर लेवल। तो अब इसमें क्या होगा, जो लोअर लेवल वाले हैं वो अपने ही लेवल पर डिसीजन ले सकते हैं, उनको हर एक चीज़ के लिए अपर लेवल के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये है डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। Decentralization refers to the systematic efforts to delegate to the lowest level all authority except the one which can be exercised at central points। वही कह रहे हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे कुछ पावर रख ली जाती है और बाकी सब क्या होता है, सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो इसके साथ हम एक ही नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, दो टर्म्स आती हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, सारी की सारी पावर किसके पास है, सेंटर के पास, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर है वो क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो सारी की सारी पावर किसके पास रहेगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। ये तो होती है सेंट्रलाइजेशन, जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी ना डिस्ट्रीब्यूट करके सारी पावर अपने पास रखते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन उसका अपोजिट हो जाएगा, जब हम इम्पोर्टेंट वर्क तो अपने पास रखेंगे और बाकी की जो अथॉरिटी है या जो काम है वो हम अदर एम्प्लॉयज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आई होप डिसेंट्रलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, क्या क्या फ़ायदे होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के। नंबर 1 है डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। अब क्योंकि उनको अथॉरिटी मिल रही है, उनको वो अपने आप को इम्पोर्टेंट, मोटिवेटेड फील करते हैं, तो वो क्या है, इनिशिएटिव भी लेते हैं। कोई भी अगर सजेशन देना चाहते हैं या कोई आइडिया है उनके माइंड में, तो वो खुद टॉप मैनेजमेंट के पास जाकर उसको
बताते भी हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं, मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हम अपना डिसीज़न, हम अपना आइडिया टॉप लेवल के साथ शेयर करें। नेक्स्ट है डेवलप्स मैनेजीरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अब हम क्या कर रहे हैं, लोअर लेवल्स में अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जब वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, उनको डिसीजंस लेने आ जाएंगे अपने लेवल के ऊपर, तो हम क्या कर रहे हैं, मैनेजीरियल लेवल तैयार कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। मतलब अगर फ्यूचर में वो प्रमोट होकर किसी मैनेजीरियल लेवल पर आते हैं तो वो जल्दी से डिसीजन ले सकेंगे, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो पहले इन चीज़ों से ये चीज़ें कर चुके हैं। तो ये नेक्स्ट हमारा क्या है, डेवलप्स मैनेजीरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास थोड़ा काम ही बचा है कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस ही बचे हैं, तो वो अपने डिसीजन जल्दी से ले सकती है। लोअर लेवल है, मिडिल लेवल है, उनको किसी और से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास पावर है डिसीजंस लेने की, तो वो डिसीजन जल्दी से ले सकते हैं। नेक्स्ट है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट को हर एक छोटी सी बात के लिए हमको उनसे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने लेवल पर ही डिसीजंस ले पाएंगे, तो टॉप मैनेजमेंट को भी क्या होगी, कुछ रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना चाहते हो इन फ्यूचर, तो आपके पास मैनेजीरियल टैलेंट है, आपके पास रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तो आप उनकी हेल्प से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो भी कर सकते हो। लास्ट है बेटर कंट्रोल। अब क्योंकि हमने उनको अथॉरिटी दी है, अकाउंटेबिलिटी भी उन्हीं की बनेगी। कोई भी काम अगर कंप्लीट होता है या नहीं होता है, सक्सेस या फेलियर के लिए, तो हर पर्सन अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखेगा क्योंकि वो अकाउंटेबल है अपने हर एक एक्ट के लिए कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब हर पर्सन अपना खुद का ध्यान रखेगा, खुद का सुपरविज़न करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल करना भी ईजी हो जाएगा। तो ये थी हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं यहाँ पर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, इनके बीच में जो डिफरेंस था वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपकी बुक के अंदर डिफरेंस गिवन होगा, वो आप लोग खुद करेंगे। थैंक यू।